अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी आइडियलिज़म या लिबरलिज़म। ठीक है, एक जैसा कॉन्सेप्ट है दोनों का, इसमें कोई कोई बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर वन एंड द सेम थिंग। अब रियलिज़म जब हमने समझा, उसमें हमने एक बात आखिर में कही थी, वो क्या थी कि एक खला है, एक वैक्यूम है जो कि रियलिज़म का कॉन्सेप्ट फिर भी छोड़ जाता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता रियलिज़म। जैसे जब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, प्रैक्टिकल टर्म्स में हम जब देखते हैं स्टेट्स के बिहेवियर्स को, तो अगर हर स्टेट सिर्फ पावर पॉलिटिक्स खेलता है या पावर हंगरी होता है, ठीक है, या एवरी स्टेट हैज़ अ लस्ट फॉर पावर, और उसी की बेस पे वही ड्राइविंग फोर्स होती है उस परसूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट को लेके, तो फिर यूरोपियन यूनियन कैसे बन गई? वो तो एक दूसरे को मारने के दर पे थे वर्ल्ड वॉर में। फिर आसियान रीजन कैसे बन गया? यूएन कैसे बन गई? कोऑपरेशन क्यों होती है स्टेट्स के बीच में? क्योंकि ह्यूमन नेचर तो फिर रियलिस्ट के बकौल तो ह्यूमन नेचर में है ही वो पावर की को परसूट करना, अपनी सिक्योरिटी, कोई कलेक्टिविज्म की बात नहीं करते, ठीक है, शेयर्ड इंटरेस्ट की बात नहीं करते, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में तो हम अब देखते हैं कि स्टेट्स तो आपस में कोऑपरेट भी करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से रियलिज्म वाले कहते हैं कि सिर्फ स्टेट मैटर करते हैं, स्टेट इज़ द यूनिटरी एंड द ओनली फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्टेट्स के अलावा भी बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी पाए जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ओआईसी है, इतना कुछ और है जिसमें स्टेट्स जिसका पार्ट है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन खुद नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे ऑपरेट करती है, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी पाए जाते हैं। फिर आईसीजे जैसे प्लेटफॉर्म्स भी पाए जाते हैं जहाँ पे स्टेट्स अपने इश्यूज़ लेके जाते हैं और वहाँ पे उन पे जजमेंट्स आती हैं। अब वो एक अलग बात है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, नहीं होती हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे स्टेट्स तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस तो पाए जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि क्वेश्चंस एड्रेस नहीं होते रियलिज्म के पर्सपेक्टिव पर। तो इस खिला को पूरा करने के लिए एक और इसके काउंटर आर्गूमेंट के तौर पे या काउंटर स्कूल ऑफ थॉट के तौर पे, ठीक है, काउंटर थ्योरी के तौर पे एक थ्योरी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लिबरलिज्म या आइडियलिज्म, ठीक है। अमेरिकन सर्कल्स में ज़्यादातर इसको आइडियलिज्म कहते हैं, वरना इसको लिबरलिज्म कहते हैं, ठीक है, वन एंड द। अच्छा, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा। प्लेटो, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, थुसिडाइड्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रियलिज्म, तो इसी तरीके से प्लेटो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। और जहाँ पे रियलिज्म वाले ये कहते थे कि मोरालिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती वाइल कैरिंग आउट या वाइल परसुइंग योर नेशनल इंटरेस्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटो ने ये कहा था कि भाई जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ है ना, वो फार सुपीरियर है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का ज़्यादातर का कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है? वो रिलेट करता है रियलिज्म से। पावर हंग्री है स्टेट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करना चाहते हैं, मिलिट्री माइट अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करना चाहेंगे, अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहेंगे। लेकिन प्लेटो ये कहता था कि दो किस्म की दुनिया होती हैं। एक वो दुनिया होती है जो नज़र आ रही होती है, जो ज़ाहिरी दुनिया है, जिसमें मटीरियलिस्टिक आंसर पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, बट दैट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड। द रियल वर्ल्ड इज़ द वन ऑफ आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। समझ आई बात की? तो यहाँ से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बुनियाद पड़ गई रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के मुकाबले में। ठीक हो गया जी? तो ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि अब ये बात करता है कि सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशंस के बीच के ताल्लुकात ही नहीं होते, बल्कि उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस भी पाए जाते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस, हमने जैसे स्कोप पढ़ा था ना उसका, वो सिर्फ और सिर्फ
स्टेट्स ही उसके एक्टर्स नहीं होते, उसमें सिटीजन्स भी होते हैं, उसमें गवर्नमेंट्स भी होती हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो उन्होंने स्कोप ब्रॉडर एक ब्रॉडर स्कोप जो है वो प्रेजेंट किया, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पेश किया, पर्सपेक्टिव ज़रा सा डिफरेंट हो गया, और उसमें जो खिला थी, जो वैक्यूम था, जो रियलिस्ट नहीं क्वेश्चंस एड्रेस कर सकता था, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए अब रियलिज्म ने, आइडियलिज्म ने या लिबरलिज्म ने जो है वो इट स्टेप्ड इन। अच्छा, हमने कुछ रियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसके क्या फाउंडेशनल पिलर्स हैं जो कि रियलिज्म जिन पे खड़ा हुआ है, जिन पिलर्स पे। तो इसी तरीके से लिबरलिज्म भी है, उसके भी कुछ अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं ना। उसका जो रियलिज्म का कोर आइडियली उसकी क्या थी, वो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट था कि इंसान जो है वो बाय नेचर जो है ना वो पावर हंग्री है, सिनफुल है, विकेड है, ठीक है। लेकिन आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, पीपल आर नॉट बाय नेचर सिनफुल और विकेड, ठीक है। उसमें अब होता इस तरीके से है कि स्टेट्स में, इंसानों में अगर पाया जाता है कि वो ठीक है पावर हंग्री हैं, बट उनमें कॉपरेशन भी पाई जाती है, उनको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि बाय नेचर ही जो है वो इंसान सिनफुल है, बाय नेचर ही वो विकेड है, बाय नेचर ही उसका हार्मफुल बिहेवियर होता है, नहीं, आप नहीं कह सकते ये। तो ये आइडियलिज्म का जो कोर बिलीफ है, कोर जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, वो निगेट करता है आर्गूमेंट को जो कि रियलिज्म वाले प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर लिबरलिज्म वालों से सवाल होता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर क्यों बाज़ दफ़ा स्टेट्स ऐसा बिहेव करते हैं, क्यों वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कॉन्फ्लिक्ट्स में जाते हैं, क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो लिबरलिज्म वालों ने कहा ठीक है, उसका भी जवाब देते हैं। उसका जवाब ये है कि आप वो सारा मलबा ह्यूमन नेचर पे नहीं डाल सकते। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एक हिरार्की सी बन गई है, वो स्ट्रक्चर जो है ना इंटरनेशनल सिस्टम का, वो ऐसा है कि स्टेट्स कंपेल होते हैं कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचें, वो उस स्ट्रक्चर की वजह से मजबूर हो जाते हैं, इस वजह से नहीं होते कि वो बाय नेचर ही ऐसे हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कौन सा यार कोई बच्चा है जो कि पैदा होते साथ ही जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, ठीक है। आप एक बच्चा है, उसे प्यार देते हो, उसकी अच्छी तरबियत करते हो, तो वो लविंग और केयरिंग बनता है, ठीक है। जो आइडियाज़ आप उसमें डालोगे, जो उसमें वैल्यूज़ डालोगे, वो उन्हीं चीज़ों को आगे कैरी करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो तो प्रोडक्ट होता है उस तरबियत का, उन आइडियाज़ का, उन वैल्यूज़ का जो कि इंस्टिल किए जाती हैं उसमें, उसकी इन्वायरमेंट का उसमें एक अमल दखल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही एक बच्चा बड़ा हो के उन्हीं वैल्यूज़ के साथ, सब एक वक्त आता है जब मजबूर हो जाता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई उसको एक्शन लेना पड़ जाए, तो क्या वो अपने सेल्फ डिफेंस में, या अगर उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के एक ऐसी जगह पे वो रह रहा है जहाँ पे कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट है, जैसे आप लोग compete कर रहे हो ना, कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन है, तो compete कर रहे हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है एक दूसरे से कोई नफरत करते हो या आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, नहीं, यू गाइज आर परस्यूइंग योर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द वेल बीइंग ऑफ अनदर। वो आपका कोई ये तो नहीं है ना, आपके बिहेवियर में ये चीज़ तो नहीं है कि नहीं यार मैंने जो है वो अगर 12,000 लोग हैं तो सबको नींद की गोलियां दे देनी है पहले दिन, और कोई भी ना जा सके, मैं अकेला पेपर अटेम्प्ट करूंगा और पास हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं सोच सकते ना, ठीक है। आप एक compete कर रहे हो, सेल्फ इंटरेस्ट कोई परस्यू कर रहे हो, लेकिन compete कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है CSS का, ये सिस्टम ऐसा है जो कि आपको मजबूर करता है, जब पता है कि यार 14,000, 15,000, 20,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि अटेम्प्ट देंगे, तो उसमें से आखिर में 200-250 ही होंगे, तो आपने जो है वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करना है। तो इसी चीज़ को आप स्टेट पे लेके जाओ और इसी कॉन्सेप्ट को आइडियलिज्म वाले एक पर्सपेक्टिव से देखो कि वो यही कहते हैं कि यार कोई भी बंदा बाय बर्थ या बाय नेचर सिंफुल नहीं होता, हालात ऐसे होते हैं बाज़ दफ़ा कि उसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना पड़ जाता है,
बट दे आर नॉट बाय नेचर सिंफुल एंड, ठीक है। तो ये एक आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट उन्होंने दिया लिबरलिज्म वालों ने। और ये जो आपने कहा है जी ह्यूमन स्पिरिचुअल नेचर, बिल्कुल स्पिरिचुअल नेचर, उसके आइडियाज, कोर बिलीव्स, उसके प्रिंसिपल्स, और वो जो प्लेटो ने जो बात की थी वो यही बात थी बेसिकली। अच्छा, रियलिज्म वाले क्या कहते थे कि जी इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किक है, ठीक है, एनार्किक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। तो लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि ठीक है, एनार्की बिल्कुल कोई सेंट्रल वो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो हो कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता जो कि हार्मनी और कोऑपरेशन प्रमोट करे। तो लिबरलिज्म क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ना बेसिक फंडामेंटल जो वैल्यूज़ हैं, जस्टिस, टॉलरेट करना, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना, लिबर्टी, फ्रीडम, ऑर्डर, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये वैल्यूज़ हैं जो कि वैल्यूज़ मैटर करती हैं। और रियलिज्म इन वैल्यूज़ को प्रोजेक्ट नहीं करता, वो इनको जो किसी खाते में नहीं लेके आता, ठीक है, इंडिफरेंस शो करता है इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि वो सोली पावर और नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे होता है। जबकि रियलिज्म वाले कहते हैं नहीं भाई, कि वैल्यूज़ मैटर करती हैं, और यही वो वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से अमन प्रमोट होता है। अमन प्रमोट होगा, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ओवरकम हो जाएंगे अगर स्टेट्स ये प्रिंसिपल्स, ये वैल्यूज़ जो हैं वो अपनाने लग जाएं, ठीक है। आइडियलिस्ट कहते हैं कि उधर जो रियलिज्म वाले वो कहते, वो ज़्यादा किस चीज़ को ज़्यादा वो करते थे, इंपॉर्टेंट वो देते थे कि जी कॉन्फ्लिक्ट्स को, अगर आप अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट उठेगा ना जो आपको हार्म करता हो, जो आपको डैमेज कॉज करता हो, तो वॉर इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड, ठीक है। आप अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करो एंड वंस एंड फॉर ऑल किल कर दो उस इशू को अपने हक में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। जबकि रियलिज्म वाले, आइडियलिज्म वाले या लिबरलिज्म वाले ये कहते हैं कि वॉरफेयर सिर्फ एक, ये जो कॉन्सेप्ट है वॉरफेयर के अलावा भी तरीका हो सकता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। किस किताब में लिखा है कि जी वॉर ही जो है वो इज़ द ओनली वे टू सेटल ए डिस्प्यूट? नो। और वो ये कहते हैं, और जैसे जैसे आगे हिस्ट्री बढ़ी है वैसे वैसे उन्होंने ये साबित किया है कि भाई देखो वॉर हुई ना, वर्ल्ड वॉर हो गई, कॉन्फ्लिक्ट, वही अगर ये स्टेट्स मिल के आपस में रहते तो कभी जो है उनमें ये नौबत ही ना आती वॉर की। और जब यूरोपियन यूनियन बनी तो इस कॉन्सेप्ट को हिमायत, इस कॉन्सेप्ट की इंडोर्समेंट हो गई। वही स्टेट्स जो पहले आपस में लड़ते थे, दे यूज्ड टू गो एट वॉर विद अगेंस्ट ईच अदर, तो वर्ल्ड वॉर तक हो गई, इतने मिलियंस ऑफ पीपल उसमें मारे गए। वही अगर यूरोपियन यूनियन पहले बन जाती, इस तरह का कोई मैकेनिज्म पहले बन जाता, तो कॉमन इंटरेस्ट प्रोमोट होते, ठीक है। तो बाद में यूरोपियन यूनियन जब बनी तो साबित हो गया कि भाई आइडियलिज्म और रियलिज्म बिल्कुल वो जो लिबरलिज्म और आइडियलिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो दे डू होल्ड वाटर। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, जिस तरह मैंने बात की कि सिर्फ स्टेट्स नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस का होना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स को, इन वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं, कोऑपरेशन को जो है वो फ़रोग़ दे सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर दीज वैल्यूज़, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लिबरलिज्म या आइडियलिज्म जो है वो प्रमोट करता है, इनकी बेस पे वो एग्जिस्ट करता है ये कॉन्सेप्ट। अब हमने रियलिज्म का भी एक देखा था जी, इसी तरीके ऑब्वियसली कि हमेशा से चलता आ रहा है, पावर ऑब्वियसली स्टेट्स डू सीज पावर एंड एवरीथिंग, तो इसी तरीके से जो है वो रियलिज्म, इसका लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व किया कहीं से, ठीक है। मॉडर्न लिबरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट लो क्या, एज ऑफ एनलाइटनमेंट का। अच्छा, इससे भी पहले जब आप देखो ना, देखो ट्रीटीज़ जब होती थी, जब स्टेट्स के दरमियान या सिटी स्टेट्स, वही पुरानी जो इंटरनेशनल सोसाइटी की जो एवोल्यूशन उन्होंने पढ़ी थी, तो जब ट्रीटीज़ होती थी, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस होती थी, ये सब क्या था, ये पीसफुल मीन्स थे कोऑपरेट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने के लिए। तो वहीं से ये चीज़ शुरू हो चुकी हुई थी, ठीक है। हाँ,
हर स्टेट, हर नेशन स्टेट्स का तो चलो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बाद में है ना, हर नेशन उसको नहीं मानता था, ठीक है। बहुत सारे नेशन जो थे वो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस से ज़्यादा वॉर पे बिलीफ रखते थे, जिसकी वजह से आपने देखा 30 ईयर्स ऑफ वॉर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई। तो जब भी ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं या डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस वो शुरू से चलती आ रही हैं। इस्लामिक एज में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो उन्होंने ट्रीटीज़ की, सुलह हुदैबिया उन्होंने किया, ठीक है। मिसाक मदीना में इतने ज़्यादा नेशंस जो थे वो इकट्ठे रहते थे, नेशन स्टेट का उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। उस दौर में भी ये सब कुछ होता था, ठीक है, कि कोऑपरेट करके आप थ्रू ट्रीटीज़, थ्रू दीज मीन्स आप प्रमोट कर सकते हो कोऑपरेशन एंड परसुएंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मॉडर्न अगर लिबरलिज्म की बात की जाए तो उसकी जो बुनियाद पड़ी है वो कब पड़ी है? एज ऑफ एनलाइटनमेंट में। ये 17th और 18th सेंचुरी का दौर है जिसमें मेजर डेवलपमेंट्स हुई, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसॉफिकल साइंसेज, पॉलिटिकल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि यही वो दौर है 1648 में नेशन स्टेट्स बन गए, ठीक है। 17th सेंचुरी थी ना ये, तो नए नए कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, पॉलिटिकल साइंस को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके नए नए फिलोसफर्स, थिंकर्स, स्कूल ऑफ थॉट ये सारे इमर्ज कर रहे थे। तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट में इन चीज़ों पे अब बात आ गई, वैल्यूज़ पे, कोर बिलीफ्स पे, आइडियोलॉजीज़ पे, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट, एक आइडियल गवर्नमेंट क्या होती है, वेलफेयर सिस्टम क्या होता है, ये चीज़ें जो है ना, दीज वर नाउ द क्वेश्चंस अंडर फोकस इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। और इस एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने पूरी दुनिया को जो है वो अपील किया, उस पर इन्फ्लुएंस किया, इसको इन्फ्लुएंस किया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस भी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन बना। अब स्टीम इंजन जब बना तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसमें एक नया चैप्टर शुरू हुआ। कैसे कि अब बहरी जहाज़ों के थ्रू जो है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई। जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई तो कम्युनिटीज़ या नेशंस जो कि मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में, मुख्तलिफ जगहों पे रहते थे, मुख्तलिफ रीजन्स में, तो उन्होंने एक दूसरे को डिस्कवर करना शुरू किया। फिर जब डिस्कवर करना शुरू किया तो वो एक कम्युनिटी के, एक नेशन के लोग जब दूसरों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट करना शुरू किया तो कल्चरल एक्सचेंजेस उसमें हुए, ठीक है। लैंग्वेजेस जो हैं वो फैलना शुरू हुई, कल्चर जो है वो फैलना शुरू हुए, ठीक है। नॉलेज फैलना शुरू हुई। अगर एक नेशन के लोग कुछ जानते थे, नॉलेज थी उनके पास किसी चीज़ को लेके, तो वो दूसरों को जाकर सिखाते थे या दूसरे उनसे सीखते थे। तिजारत शुरू हो गई, तिजारत और भी ज़्यादा बढ़ गई, ट्रेड रूट्स नए नए एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। तो ये वो सारी चीज़ें जिन्होंने कोऑपरेशन को भी जन्म दे दिया, ठीक है। इसी चीज़ ने कोऑपरेशन की भी बुनियाद डाल दी स्टेट्स के दरमियान, ठीक है। और यहीं से वो चीज़ आ जाती है कि सिर्फ पावर ही नहीं थी जो स्टेट्स सीख करते थे, वो पावर के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको परस्यू करते थे। ट्रेड उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है। अच्छा जी, अब उसमें उन्होंने जी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट उसमें आया कि और यहाँ से इसी एज में एनलाइटनमेंट के दौर में डेमोक्रेसी जो है उसका एक कॉन्सेप्ट कि पीपल मैटर, पीपल, लोग जो हैं, पीपल जो हैं वो स्टेट्स ठीक है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्टेट्स में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्टर है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है वो है पीपल, लोग मैटर करते हैं। स्टेट बट पीपल फॉर्म द स्टेट, पीपल ज़्यादा मैटर करते हैं। उनकी थिंकिंग्स, उनके आइडियाज़, उनके बिलीव्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी वैल्यूज़ वो ज़्यादा मैटर करती हैं। और यही वो लोग हैं, लोग ही होते हैं जो एक दूसरे से बेसिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि नेशंस इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इनलाइटनमेंट से बात चल पड़ी आगे, ठीक है। करते 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 जी क्या हुआ कि उधर नेपोलियन ने यूरोप में जो है वो बैलेंस ऑफ पावर छेड़ दिया, ठीक है, पीस डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना हुई, जिसमें कुछ बुनियादें डाली गई नॉन एग्रेशन की, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर को जो है ओवरकम करने के लिए, और जो टेंडेंसीज हैं स्टेट्स की टू वेज वॉर अगेंस्ट अदर स्टेट्स उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने पीस
पीसफुल मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स उनको फ़रोग दिया, और एक 100 साल तक सेंचुरी ऑफ पीस जिसे कहते हैं वो कायम रहा यूरोप में, ठीक है। कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कोई मेजर वॉर्स नहीं हुई। 100 मत 100 के आगे फिर वर्ल्ड वॉर हो गई। जब वर्ल्ड वॉर हो गई उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी। तो लीग ऑफ नेशन एक पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो बेसिकली इंटरनेशनल नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त नेशन स्टेट्स की तादाद इतनी थी नहीं। एम्पायर्स उस वक़्त भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन चलो जोन सी एटलीस्ट एम्पायर्स थी या यूरोपियन जो स्टेट्स थे, नेशन स्टेट्स, उन्होंने मिलके एक चीज़ की बुनियाद ज़रूर डाल दी थी, जो कि फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रांसफॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशंस में। और फिर यूनाइटेड नेशंस में जैसे जैसे डीकोलोनाइजेशन हुई, अब यूनाइटेड नेशंस बजाते खुद एक लिबरल कॉन्सेप्ट था। इवन लीग ऑफ नेशंस वाज अ प्रोडक्ट ऑफ लिबरलिज्म, क्योंकि लिबरलिज्म क्या कहता है? कोऑपरेशन, ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन। कोऑपरेट करोगे, कोएग्जिस्ट करोगे, वैल्यूज़ वगैरह को जो है वो अपनाओगे, उनको फ़रोग दोगे, उनको प्रैक्टिस करोगे, तो वॉर के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे या मिनिमाइज़ हो जाएंगे। चलो अगर ख़त्म नहीं भी होते, उनका मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो अब वो जब लीग ऑफ नेशन, मैंने आपको पहले बताया था कि जी वो जब फेल हो गया, तो फिर वही ट्रांसफॉर्म हुआ कल को यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने वॉर को फिर भी आउटलॉ नहीं किया था। उसने वॉर के चांसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन आउटलॉ नहीं डिक्लेयर किया था। यूनाइटेड नेशंस ने लीग ऑफ नेशन की उस खामी को पूरा करने के लिए वॉर को इटसेल्फ ऑल टुगेदर आउटलॉ करार दे दिया। इस वजह से आज तक वो सर्वाइव कर गई है। अच्छा जी, तो अब एक लिबरल कॉन्सेप्ट था कि जी कलेक्टिविज्म प्रमोट करना, कोऑपरेशन प्रमोट करना, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी का एलिमेंट उसमें शामिल हो गया। तो यूएन चार्टर में फिर अब वो सारी चीज़ें इनकलकेट कर दी गई, वो सारी चीज़ें जो थी वो यूएन चार्टर का हिस्सा बना दी गई, और आज तक वो प्रैक्टिस की जाती हैं, ठीक है। अब ये बाद में हम देखेंगे थोड़ा सा कि फिर भी स्टेट्स दे डू वेज वॉर अगेंस्ट इच। आजकल आप क्राइसिस देख रहे हैं कि कैसे एक न्यू कोल्ड वॉर का जो है वो चल पड़ा है। फिर अभी जो यूक्रेन और रशिया की स्टोरी चल रही है, तो फिर वो क्यों एग्जिस्ट करती है? तो मैं आपको ये इसका एक सिंपल से जवाब है जो बाद में दे दूँगा। अच्छा जी, अब आजकल के दौर में आप देखते हैं कि के स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करते हैं, स्टेट्स आपस में दे हैव टू कोऑपरेट विद इट, दे डोंट हैव मैनी चॉइसेस, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ नाउ सो मच इंटरडिपेंडेंस। नेशन स्टेट्स अब आपस में एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के मैकेनिज़्म में इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि अब उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो कोएक्स करें और म्यूचुअल कोऑपरेशन को प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम सिर्फ तभी किया जा सकता है कि व्हेन स्टेट्स डू कोऑपरेट विद ईच अदर। कोविड सबसे बड़ी एग्जांपल है इन दिनों में। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल जो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं, पॉवर्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो फैल रही हैं, तो ये चीज़ें इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन है कि नाउ द नीड फॉर कोऑपरेशन एंड नीड टू एम्ब्रेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म इज़ नाउ सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेट्स। अच्छा जी, अब हमने इसके पहले जो हैं वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए। अब कुछ असूल हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, कुछ असूल हैं जो रियलिस्ट अपनाते हैं, इसी तरह कुछ असूल हैं जो कि आइडियलिस्ट अपनाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर को हमेशा एक लिबरल बंदा, एक लिबरल नॉट इन दैट सेंस के जो आजकल जो ट्विटर पे और फेसबुक पे लिबरल्स हैं, नो, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो वाकई स्कॉलर्स हैं, जो कि वाकई एक ओपिनियन जिनकी वज़न रखती है और वाकई वो कुछ किसी लेवल पे सोचते हैं, कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं, ठीक है, उस वाले स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूँ। तो इसको मिक्स नहीं करना, वो आजकल जो देसी लिबरल्स अनफॉर्चुनेटली मार्केट में पाए जाते हैं। सो आईआर में जो लिबरलिज्म वाले स्कूल ऑफ थॉट है, उनके कुछ असूल हैं, ठीक है। उन असूलों को वो मानते हैं और उसके कुछ कवानीन हैं जिनको वो हमेशा अपने साथ सीने से लगा के रखते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल ऑर्डर को हमेशा वो कैसे देखेंगे? इंटरनेशनल ऑर्डर को वो इस एंगल से देखेंगे कि स्टेट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी की पूरी जो है वो इस चीज़ पे डिटरमिन नहीं होती कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा है, बल्कि कुछ उसके अंदर के भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं, जो कि उसका बिहेवियर, उसकी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं।
ठीक है। रियलिज्म वालों का क्या असूल था, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है कि आपने जो है ना वो अपने बारे में ही सोचना है, अपनी सिक्योरिटी के बारे में ही सोचना है। लेकिन वो अपने गिरेबान में एक झांकने वाली बात होती है ना, वो इसकी तरफ नहीं आती, क्योंकि उसमें वो आइडिया उसकी वो जो बात है, जो आइडियाज़ की या प्रिंसिपल्स की या वैल्यूज़ की, उसमें वो बात होती नहीं है। ये वाले चूँकि उन पर फोकस करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि स्टेट का जो बिहेवियर है टूवर्ड्स द कॉन्डक्ट ऑफ इट्स रिलेशंस या एक्सरसाइज ऑफ इट्स रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, वो सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम और उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वही डिटरमिन करते हैं। नहीं, उसका इंटरनल सिस्टम क्या, उसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, उसके अंदर किस किस्म की पॉपुलेशन है, आर दे लिटरेट, आर दे इलिटरेट, उसके अंदर कैसे मैकेनिज्म्स हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे इदारे हैं, वो भी उसका बिहेवियर डिटरमिन करता है। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, आप सिर्फ एक्सटर्नल एलिमेंट्स को नहीं देखोगे, आप इंटरनल एलिमेंट्स को भी देखोगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड वो कहते हैं कि जो उनका ये मानना है, ठीक है, लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, वो उनका मानना ये है कि सबसे ज़्यादा जो अमन पसंद कौमें होती हैं उनमें डेमोक्रेसी पाई जाती है और कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है। ठीक हो गया। मकसद ये कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मार्केट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती, लोगों को जो है वो फ्री एक 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 प्लेइंग फील्ड दी जाती है कि जो जितना बिजनेस कर सके, जितना कमा सके वो कमाए। ठीक है। कंपटीशन प्रमोट करती हैं मार्केट्स में, इनका ये मानना है। अब यहाँ से एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन जाता है, वो ये जाता है कि यहाँ से आइडिया आपको हो जाएगा कि ये जो लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म है, मॉडर्न आइडियलिज्म है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग। इस एस्पेक्ट से अगर देखो, क्योंकि ये वो चीज़ है, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी वो चीज़ है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्ट ने प्रमोट की है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म में या इसमें लिबरलिज्म में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पाया जाता है, और वो इसके क्रिटिसिज्म में भी शामिल है। वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो कैसे है। ठीक है। तो दो बातें मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा कि स्टेट्स का फिर भी जो रियलिस्ट बिहेवियर होता है वो क्यों पाया जाता है, और सेकंड ये कि कैसे जो लिबरलिज्म है वो ज़्यादा, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो ज़्यादा एक वेस्टर्न सेंट्रिक किस्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स की गुंजाइश नहीं थी रियलिज्म में। इन प्रिंसिपल्स में, इनके असूलों में नॉन स्टेट एक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस है। ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने की ये बात करते हैं, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसकी सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन क्या है जी? सबसे बड़ी वो है यूनाइटेड नेशंस, उसका चार्टर। फिर ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ, कानून की बात करते हैं। जहाँ पे रियलिज्म कहता है कि एनार्की होती है, तो वहीं पे कहता है लिबरलिज्म वाला स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि स्टेट्स के कोऑपरेट करने के कोई मैकेनिज्म्स नहीं बनाए जा सकते, कोई कवानीन नहीं बनाया जा सकते, कोई प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते। इसी वजह से इंटरनेशनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। उनके बिहेवियर में कुछ उसमें कोई एक स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स वो इस्टेब्लिश करते हैं कि जी नॉन एग्रेशन, नो थ्रेट ऑफ फोर्स और यूज़ ऑफ थ्रेट ऑफ फोर्स। ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो बात करते हैं। फिर ट्रेड अगर कर रहे हो तो ट्रेड के कुछ असूल होंगे, कैसे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। स्टेट्स के भी कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज़ होती है ना, जैसे इंसानों की अपनी जो हम सिटीजन्स के तौर पे राइट्स और वो रखते हैं ड्यूटीज़, इसी तरीके से स्टेट्स की भी होती हैं। अच्छा जी। फिर साथ ही साथ वो कहते हैं कि प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, फॉर एग्जांपल लाइक इन यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, और साथ ही साथ उसमें ट्रेड का भी कॉन्सेप्ट जैसे एक आ गया, तो उसकी एक एग्जांपल है मार्केट लिबरलाइजेशन, कि मार्केट्स में स्टेट्स जो है ना, गवर्नमेंट्स वो इन्फ्लुएंस करना बंद करें। ठीक है। और फ्री एक्सेस होनी चाहिए एक स्टेट को दूसरे स्टेट की जो इकॉनमीज़ हैं, मार्केट्स हैं। अगर एक स्टेट ए जो है उसकी कोई कंपनी स्टेट बी में जाके करना चाहती है बिजनेस, तो स्टेट बी के गवर्नमेंट जो है वो हर्डल्स नहीं क्रिएट करेगी। ट्रेड की राह में कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
तो वो ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपस में कंट्रीज़ इंटरडिपेंडेंट होंगे, जितना ज़्यादा उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट आपस में मुंसलिक होंगे, उतना ज़्यादा उनमें कॉन्फ्लिक्ट की जो गुंजाइश है वो ख़त्म होती चली जाएगी या कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसी वजह से वो जो मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था ना कि ठीक है न्यू कोल्ड वॉर की हम बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें वो जो एक एस्पेक्ट था ना कोल्ड वॉर में रियलिस्ट पर्सपेक्टिव था। अभी के दौर में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज इतनी ज़्यादा है और कि इवन दो ममालिक जो सुपर पावर होंगे, जो आम तौर पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होंगे, वहीं पे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में लिंक्ड होंगे, वहीं पे उनके कल्चरल इंटरेस्ट आपस में लिंक्ड होंगे। समझ आई बात की? तो मैंने कहा था ना इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ अब के दौर में पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं रह गया, इकोनॉमिक भी है, कल्चरल भी है, ह्यूमन एस्पेक्ट है, बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर पॉलिटिकल आपस में डिफरेंसेस हों भी, जैसे चाइना और इंडिया की एग्जांपल है, आपस में उनके भी पिछले दिनों कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ना, ठीक है, बॉर्डर को लेके, टेरिटरीज को लेके, तो उसके बावजूद उनके दरमियान कोई $75 बिलियन की अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड भी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि स्टेट्स जो हैं वो फिर भी ट्रेड करते हैं, ट्रेड आपस में फिर भी, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस तरह जो रियलिज्म है उसने एक पर्सपेक्टिव दिया है एनालिसिस का कि कैसे आप स्टेट्स के बिहेवियर का एनालिसिस कर सकते हो, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से आपको स्टेट्स के बिहेवियर्स को एनालाइज करने में मदद मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसने नई डायमेंशंस दी हैं स्टेट्स के बिहेवियर्स में, जैसे रियलिज्म वाला बहुत एक नैरो कॉन्सेप्ट देता है वॉर का, कॉन्फ्लिक्ट का, इन चीज़ों का। तो ये जो है जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म ने एक नया पीस का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, वो वैक्यूम जो रियलिज्म की वजह से फैला जो पाया जाता था वो इसने फिल करने की कोशिश की है। ठीक है, कोऑपरेशन की गुंजाइश की बात की है और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात की है। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स का इसने कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर भी फोकस किया है, रियलिज्म वाले नहीं करते थे, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसने उस वाले एलिमेंट को भी जो है वो एनालाइज किया। और फिर एक डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी ये देती है, जो कि इसने एक बात की कि डेमोक्रेसीज आर वो जिनकी गवर्नमेंट्स, इसने बात की ना, रियलिज्म वाले क्या बात करते थे कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो मैटर करते हैं, इन्होंने इंटरनल फैक्टर्स की भी बात की और उसमें उन्होंने एक थ्योरी एक इसी लिबरलिज्म की बेस पे आगे जाके एक थ्योरी वजूद में है जिसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहा जाता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसीज आर मोर हेजिटेंट टू एंगेज इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसी, कि दो डेमोक्रेसीज अगर है ना, वो डेमोक्रेसीज प्रैक्टिस करती हैं तो वो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो हैं वो गुंजाइश उसकी ख़त्म हो जाती है, वो हेजिटेंट होते हैं क्योंकि वो एक जैसे वैल्यूज़ को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहीं पे अब कुछ क्रिटिसिज्म भी उठते हैं इस पर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं अभी वापस आया। अच्छा जी, हम जी बात कर रहे थे कि अब इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी उठते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको जिस तरह कहा ना कि ये जो रियलिज्म वाले बिहेवियर भी फिर क्यों होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बताई थी कि स्टेट्स के बिहेवियर हमेशा सर्कमस्टेंशियल होते हैं। सर्कमस्टेंसेस जो है ना वो उन पे डिपेंड करता है उनके बिहेवियर। फॉर एग्जांपल यूएसए जो है वो ब्रिटेन के साथ या इंग्लैंड के साथ बहुत उसके बरादराना ताल्लुकात हैं, बावजूद इसके कि ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ P5 कंट्री एंड इट हैज़ न्यूक्लियर पावर, लेकिन नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पावर को वो किसी और पर्सपेक्टिव से देखेगा। ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहे तो उसको वो किसी और पर्सपेक्टिव से देखेगा। इवन पाकिस्तान पे उसने सैंक्शंस लगाई थी जब पाकिस्तान ने अपने वो किए थे वो, लेकिन बट एट द सेम टाइम फ्रांस के साथ उसके अच्छा ताल्लुकात हैं, इधर इंग्लैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ उसके अच्छा ताल्लुकात हैं। तो बिहेवियर स्टेट्स का जो है ना वो एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होता कि 100% रियलिज्म सबके साथ अपने ताल्लुकात को लेके, या 100% लिबरलिज्म, इट इज़ ऑलवेज सर्कमस्टेंशियल। ये मैंने कहा था ये जो रियलिज्म और लिबरलिज्म है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा था ना वेस्टर्न सेंट्रिक ज़्यादा लगता है, तो वेस्टर्न सेंट्रिक इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसमें डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो इन वैल्यूज़ को मानते हैं। यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी, वो आपस में शेयर्ड इस तरह के बिलीव्स रखते हैं।
ठीक है, शेयर्ड आइडियोलॉजीज़ रखते हैं और उनमें बिल्कुल है पीस पाए जाते हैं, वो नहीं एक दूसरे के साथ अब वॉर पे जा रहे हैं। इवन ब्रेग्जिट हो गया, लेकिन इट डजेंट मीन कि ब्रिटेन जो है वो एट वॉर है विद रेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बट दुनिया भर में एक सर्वे और एक रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड ओनली 10%, 8 से 10% ऐसे ममालिक हैं जो प्योर सेंस में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है उसमें उसको उसमें पाया जाता है या उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये आखिरी मिनट है, जल्दी से रीजॉइन कर लें फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, तो हम भी एग्जांपल्स हैं कि जैसे पाकिस्तान जो है वो मोड ऑफ गवर्नेंस उसकी क्या है, डेमोक्रेसी फॉलो करता है। ठीक है, अब प्योर सेंस में डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, चलो एक लूजली डेमोक्रेसी की एक आइडिया जो है ना वो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। इंडिया ऑन दी अदर हैंड वो भी जी सेल्फ प्रोक्लेम्ड सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है। चलो दोनों ममालिक में ठीक है डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, बट एट द सेम टाइम दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। तो ये तो एक एग्जांपल हो गई ना कि इसी तरीके से रशिया और चाइना के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अब। ठीक है, दोनों डेमोक्रेसी नहीं है। इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें मोनार्कीज़ हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में आप चले जाएं, ठीक है, किंगडम्स हैं वो, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। यूएई और जो ये है सऊदीया है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल भाइयों की तरह आपस में रहते हैं, दोनों डेमोक्रेसीज नहीं है, कोई उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि ये क्रिटिसिज्म है इस पर कि स्टेट्स का फिर भी रियलिस्ट बिहेवियर क्यों होता है। तो वो चीज़ जो वो सवाल जो कि आइडियलिज्म या लिबरलिज्म के अगेंस्ट उठते हैं, वो रियलिज्म वाले उसको उस वैक्यूम को फिल करते हैं। रियलिज्म पे जो सवाल उठते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, वो वाले फिल करते हैं। सो दे आर बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, और एक्चुअल में दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं। अगर रियलिज्म वाले कहते हैं कि सिर्फ रियलिज्म है तो ये भी गलत है, लिबरलिज्म वाले कहते हैं नहीं सिर्फ लिबरलिज्म है, वो भी गलत है। सच ये है कि दोनों आइडियोलॉजीज, क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे मैंने बहुत शुरू में आपको एग्जांपल दी थी एक मोबाइल फ़ोन की, कि मोबाइल फ़ोन एक जो है वो किसी और पर्सपेक्टिव से देखेगा, दूसरा किसी और, एक कहेगा टच स्क्रीन वाला अच्छा है, दूसरा कहेगा नहीं जी मोबाइल फ़ोन बटन वाला अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन उस मोबाइल फ़ोन के होने को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना, मोबाइल फ़ोन की एग्जिस्टेंस को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, पर्सपेक्टिव नज़रिए को आप जो है वो चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखने के, ठीक है, स्टेट्स के बिहेवियर को देखने के, उनके आपस में ताल्लुकात के इंटरेक्शन को देखने के जाविये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनके आपस के इंटरेक्शन को होने को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। वो तो सरकमस्टांशियल है कि स्टेट्स कभी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, कभी पीसफुली रह रहे होंगे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ सबसे ज़्यादा। फिर साथ ही साथ लिबरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये जो आइडियलिज्म वाला, ये जो वायलेंट फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वही जो मैंने बात की रियलिस्ट बिहेवियर, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि ये तो कहता है कि नहीं जी वॉर के पीसफुल कॉपरेशन जो है उसके थ्रू सारी पीस को प्रमोट किया जा सकता है। तो ठीक है, लेकिन फिर एट द सेम टाइम ये जो वायलेंट किस्म की फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं जी, हिजिमोनिक डिज़ाइंस होते हैं, जैसे इधर हमारे रीजन में भी पाए जाते हैं, बहुत पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, वो फिर क्यों होते हैं, उनमें फिर ये टेंडेंसी क्यों नहीं होती कि वो कोऑपरेट करें। ठीक है, फिर ये जो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इवन इसकी भी लिमिट, उस पर भी क्रिटिसिज्म है कि ठीक है आप बात सही कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में देखो तो ह्यूमन राइट्स में भी तो वो पाए जाते हैं ना, तजाद पाया जाता है इन वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ ऑल। अच्छा, इवन दो स्टेट्स जो कि इनको प्रीच करते हैं, वो स्टेट्स वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना ह्यूमन राइट्स को जी प्रोटेक्ट करना वगैरह वगैरह, लेकिन जब उनके एक्शन की बारी आती है तो कश्मीर और पैलेस्टाइन की प्राइम एग्जांपल्स हैं, वहाँ पे फिर क्यों नहीं वो दे पुट देयर वो क्या माउथ देयर वेयर देयर वर्ड्स आर, क्या वो किस तरह यूज़ होती है कि वो क्यों नहीं फिर जो चीज़ प्रीच कर रहे हैं उसी को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्रिटिसिज्म उठता है कि अगेन ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, दे आर रिलेटिव इन नेचर। स्टेट्स टेंड टू पिक एंड चूज वेयर टू कोऑपरेट एंड वेयर नॉट टू कोऑपरेट, वेयर टू exert their influence।
ठीक है। इवन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सारे उधर स्टेट्स होते हैं, बैठते हैं जनरल असेंबली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन, टेरिटोरियल, वो जोग्राफी, साइज वगैरह वगैरह, वो इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम उसमें P5 भी पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें P5 भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि रियलिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं। तो ये इस पे कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि जिसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जी जो कॉन्सेप्ट है रियलिज्म का, वो लिबरलिज्म का या आइडियलिज्म का, ये फ्लॉड है। ना ये कॉन्सेप्ट फ्लॉड है, ना रियलिज्म का कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। बोथ दीज आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और दोनों ही जो हैं वो पर्सपेक्टिव्स हैं। रियलिटी इज इन द मिडल। दोनों कॉन्सेप्ट्स एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं, सर्कमस्टेंशियल होते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, जिस तरह मैंने उसमें बताया था, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि अगर वो आपको 2-4 नाम लिख के दे दें और कहें कि जी इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या था, तो आपको पता हो कि जी वुड्रो विल्सन, ठीक है, इमैनुअल कांट, जॉन लॉक, प्लेटो, ये सारे जो थे ये इस स्कूल ऑफ थॉट के लिए। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप ये नाम अगर वहाँ पे लिख दोगे तो चलो ये कि उसको आइडिया होगा कि आपको एटलीस्ट इस स्कूल ऑफ थॉट के जो इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम आपको पता हैं। तो जस्ट फॉर बोनस, ठीक है। अब जल्दी से सम अप कर लेते हैं इसको। रियलिज्म और लिबरलिज्म को साइड बाय साइड रखते हैं। रियलिज्म की जो अप्रोच है वो क्या है, उसका लेंस क्या है, वो किस नज़रिए से, किस लेंस को लगा के देखते हैं, ठीक है। वो पेसिमिज्म के लेंस से देखते हैं, ठीक है। वो नहीं देखते कि स्टेट्स आपस में कभी कोऑपरेट कर सकेंगे, क्योंकि उनकी फितरत ही नहीं है। वो हमेशा देखेंगे कि नहीं, स्टेट्स आपस में लड़ेंगे मरेंगे, पावर जो है वो हर स्टेट हासिल करना चाहता है। तो पेसिमिस्टिक है, स्टेट्स की लस्ट फॉर पावर है, इस अप्रोच के तहत वो देखते हैं। लिबरलिज्म वाले ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कहते हैं कि वॉर कॉन्सेप्ट ठीक है, वॉर का कॉन्सेप्ट अपनी जगह, लेकिन म्यूचुअल कोऑपरेशन के ज़रिए भी तो जो है वो ओवरकम किया जा सकता है ना, और पीस भी तो प्रमोट किया जा सकता है। पीस इज़ व्हाट, एब्सेंस ऑफ वॉर। आप वॉर के चांसेस को ख़त्म कर दो तो पीस प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो रियलिज्म वाले वो जो है ना, हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाली बात, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। नेचर ऑफ द सिस्टम, रियलिज्म वाले कहते हैं एनार्किक सिस्टम है, सेल्फ हेल्प का सिस्टम है, हर कोई खुद अपने लिए जिम्मेदार है। लिबरलिज्म वाले कहते हैं एनार्किक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कुछ रूल्स, लॉज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट्स के बिहेवियर को बेहतर रेगुलेट कर सकें और कोऑपरेशन प्रमोट कर सकें। वो कहते हैं कि इवन इन अ सिस्टम दैट इज़ एनार्किक, ये वाली चीज़ें जो हैं ये तो पाई जा सकती हैं ना, और पाई जाती भी हैं। तो वो इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आप बस अपने आप को समझा लिया कि एनार्किक है तो नहीं जी बस उसके बाद अफरा तफरी है। नहीं, एनार्किक है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि गुंजाइश नहीं है इस बात की कि आप जो है वो एक एनार्किक वर्ल्ड में भी जो है वो कॉपरेशन प्रमोट कर सको। और वहाँ पे वो कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, रूल्स का, लॉज का, वैल्यूज़ का, आइडियोलॉजीज़ का, बिलीव्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। इंपॉर्टेंट एक्टर्स नेशन स्टेट्स जो हैं वो रियलिज्म वाले कहते हैं सिर्फ नेशन स्टेट्स इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं। रियलिज्म वाले, लिबरलिज्म वाले कहते हैं नेशन स्टेट्स हैं अपनी जगह, बट एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इंटरनेशनल रीजनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरेक्शन, स्टेट्स आपस में हमेशा रियलिज्म वाले कहते हैं कंपीट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, ठीक है। अगर आपस में कभी कोऑपरेट करेंगे भी तो उसमें भी उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट का होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ। कि फॉर एग्जांपल 2-3 मिसाल के तौर पे स्टेट्स हैं, तो 2 स्टेट्स जो हैं वो आपस में एलाय बन जाएंगे एक तीसरे बड़े पावर को मारने के पावर को ख़त्म करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। बट जो 2 एलाइज आपस में बनेंगे भी, जो 2 स्टेट्स बनेंगे भी, वो फिर भी एक दूसरे के खिलाफ भी जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ जो पावर पॉलिटिक्स है वो प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मिसाल तौर पे आप लोगों में से अगर कोई रेसलिंग देखता है, ठीक है, शायद हर कोई ना देखता हो, लेकिन अगर आप में से कोई रेसलिंग देखता है तो आप एक वो जी इवेंट होता है रॉयल रंबल के नाम से, उसमें आपने देखा है जी कि 2 रेसलर्स मिल के एक तीसरे रेसलर को बाहर गिरा रहे हैं, लेकिन अगेन वो तीसरा रेसलर जब बाहर गिर गया तो वो दोनों दोबारा आपस में लड़ पड़े हैं और उसमें से एक ने दूसरे को बाहर फेंक दिया। तो ये रियलिस्ट बिहेवियर है। वो रॉयल रंबल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सबसे बड़ा रियलिज्म, हर कोई जो है वो जीतना चाहता है उसमें वो कॉपरेट भी करते हैं बाज़ दफ़ा एक बड़े पहलवान को बाहर गिराने की, लेकिन फिर जैसे वो गिरते हैं वो आपस में दोबारा लड़ते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकें। तो ये वो चीज़ है।
वो जो लिबरलिज्म वाले हैं वो कहते हैं कि ठीक है, कॉम्पेटिटिव है सब कुछ अपनी जगह, लेकिन कोऑपरेटिव भी है, आप कोऑपरेशन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और एग्जांपल से वो बात करते हैं, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह जितने इस तरह के इदारे इन्होंने बनाए हुए, और साथ ही साथ ट्रेड की बात करते हैं कि भाई ट्रेड को तो आप नहीं, ठीक है, रियलिज्म वाले पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी होता है, कल्चरल पर्सपेक्टिव भी होता है। ओलंपिक्स की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, उसमें तो कोई गोला बारूद नहीं होता ना, उसमें तो compete कर रहे होते हैं सारे, और गुडविल प्रमोट कर रहे होते हैं आपस में, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होती है स्पोर्ट्समैनशिप की। अच्छा, मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है जी इसका, रियलिज्म का? पावर, ठीक है, मिलिट्री एज वेल। पावर को मैंने कैसे डिफाइन किया था? इन्फ्लुएंस के टर्म्स में डिफाइन किया था, ठीक है। जो दूसरे लिबरलिज्म वाले वो कॉपरेशन और शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़, ठीक है, इस किस्म की बात करते हैं। इसी तरीके से कोर बिलीव्स क्या हैं जी? कोर बिलीव्स जो इनके रियलिज्म के पैरोकार, इसके मानने वाले, वो हमेशा कहेंगे सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड कंपटीशन फॉर पावर एंड सिक्योरिटी। वो दूसरे वाले जो हैं, वो लिबरलिज्म वाले, वो उनके जो मानने हैं वो इस चीज़ पे नहीं बिलीव करते, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि भाई इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, वो बेसिकली प्रोडक्ट है किस चीज़ का? जो नेशन स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स जो पाए जाते हैं दुनिया में, उनके जो अपनी बिलीव्स, अपनी आइडियाज़, वैल्यूज़ होती हैं, आपस में जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, और द वे दे कैरी दोज आइडियाज़, दे कंसिडर दोज आइडियाज़ कंडक्टिंग देयर रिलेशंस, या दूसरे स्टेट्स की तरफ जो उनका बिहेवियर है, वो उन वैल्यूज़ को जब प्रमोट करते हैं और उसकी बेसिस पे अपना बिहेवियर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो दैट प्रोडक्ट इज़ बेसिकली व्हाट शेप पॉलिटिक्स, ठीक है। तो रियलिज्म वाले क्या कहते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट, पावर, सिक्योरिटी, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। लिबरलिज्म वाले इंटरनल फैक्टर्स, और वो ये कहते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स जो है ना, ठीक है, स्टेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन स्टेट्स का इंटरेक्शन जो है वो उनके अपने जो इखलाकियात हैं, अपने उनके जो कोर बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो आपस में बेसिकली उनका मजमुआ जो है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल ऑर्डर को तश्कील देता है। वो खुद ब खुद तश्कील नहीं हो जाता, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है कि आप कहते होंगे जी फलाने घर वाले तो बड़े यार खड़ूस किस्म के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो जिससे भी मिलते हैं अपने सोसाइटी में, तो वो बड़े कोई जो है ना किसी को मुंह नहीं लगाते, बड़े उसमें जो है ना ग्रीडी किस्म के लोग हैं, बड़े कंजूस हैं, ये हैं वो हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उस घर में रहने वाले लोगों के वो बिलीव्स हैं, वो उनकी वैल्यूज़ हैं, वो उनके नॉर्म्स हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन आपके लिए तो उन लोगों के साथ कोएग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऐसे होंगे जो आप कहते होंगे यार फलाने घर वाले लोग ना बड़े अच्छे हैं, वो जी फॉर एग्जांपल कुछ उनके घर पकता है तो वो पड़ोसियों में देते हैं, फिर वो किसी की बीमारी हो, कुछ हो तो उसके लिए जाते हैं, उसकी तीमारदारी के लिए, खुशी गमी में शरीक होते हैं। तो क्या होता है, वो बेसिकली इस किस्म की वैल्यूज़ अपनी रखते हैं। लेकिन जब आप पूरी सोसाइटी का या पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर का जिस तरीके से हम उसकी एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, तो वो एक कलेक्शन ऑफ ऑल दोज बिहेवियर्स होता है जो स्टेट्स अडॉप्ट करते हैं, जो कि अगेन इन टर्न बेस्ड होते हैं उनके अपने इंडिविजुअल बिलीव्स और वैल्यूज़ पे। समझ आई बात की? तो इसमें उन्होंने इंटरनल एस्पेक्ट्स का भी, इंटरनल एस्पेक्ट्स, आइडियाज़, कोर बिलीव्स वगैरह की भी बात की, जिस तरह प्लेटो ने कहा था। अच्छा, और अगर इनके और क्या क्या नाम है, ठीक है, जैसे वो होते हैं ना निक नेम्स, तो इस तरह रियलिज्म के निकल पॉलिटिक्स भी कहते हैं उसको। रियल पॉलिटिक है बेसिकली, ते की इसमें आती है, लेकिन चलो रियल पॉलिटिक, पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सारी कॉनोटेशंस हैं जो रियलिज्म से जुड़ी हुई हैं। और लिबरलिज्म से क्या जुड़ी हुई है? लिबरल इंटरनेशनलिज्म, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ट्रांसनेशनलिज्म, ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉनोटेशंस जुड़ी हुई हैं बेसिकली लिबरलिज्म के साथ। बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार सारा, ठीक है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या है कि स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन, ठीक है। इंटरनेशनलिज्म तो इंटर मीन्स माबैन, नेशंस के माबैन कोऑपरेशन प्रमोट करना है। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब ये कि द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। और इसी तरह ट्रांसनेशनलिज्म। तो ये कुछ ऐसे निक नेम्स हैं या कुछ वो हैं जो लेबल्स हैं जो जुड़े हुए हैं इन दो थ्योरीज के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट लिबरलिज्म स्लैश आइडियलिज्म। तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? जा गई बात की? आई होप के
आपको अब दोनों की अलग अलग क्लैरिटी आ गई होगी कि दोनों कहना क्या चाहते हैं। और यही चीज़ें अब आगे हम सुकून से उन कॉन्सेप्ट पे, वॉर के, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे, उन सारी चीज़ों पे ये अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके वो जो टॉपिक्स हैं वो भी साथ साथ इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे सुकून से। सो दैट्स इट। क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आपके अगर फ़िलहाल कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछें, या कोई कमेंट है, कोई समझ आ गई है तो वो भी बता दें, चलो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि आप लोगों को क्लियर हो गया। जी जी प्लीज़। यस। नहीं, ये जो है ना, इसमें अच्छा एक बड़ी बड़ी मज़ेदार बात होती है कि ये इदारे बजाते खुद बाइस्ड नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स ना। नॉन स्टेट एक्टर से मुराद ये है कि इवन अगर उनका हेडक्वार्टर भी किसी मुल्क में है ना, तो वो उस मुल्क का पार्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल हैसियत रखते हैं, वो सब की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने आपको कहा ना कि लिबरलिज्म और रियलिज्म दोनों एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ आई बात की? यूएस ने अगर थ्रेटन कर दिया यूनाइटेड नेशंस को कि मैं तुम्हारी फंडिंग रोक दूंगा, तो यूनाइटेड नेशन तो बैठ जाएगी, क्योंकि वो मेजॉरिटी फंडिंग आती है वहाँ से। तो ये वो चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं स्टेट्स का रियलिस्ट, फॉर एग्जांपल ऐसी रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं जो कि अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, तो अमेरिका कहता है जी मैं तुम लोगों को फंडिंग ही नहीं देता, जाओ क्या कर लोगे। और यूनाइटेड नेशन जो है वो वही हैंडीकैप हो जाए, वही जो है वो डिस्ट्रक्शन जोन में चली जाए। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि स्टेट्स ये जो रियलिस्ट बिहेवियर है वो भी शो करते हैं। इस वजह से जो है ना, इसमें ये शॉर्ट कमिंग्स जो यूएन सिस्टम में भी जो हम बात करते हैं, वीटो पावर की भी बात करते हैं, तो वो पाई जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे जो मेजर पावर्स हैं, जो बिगर पावर्स हैं या हाइपर पावर्स हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस को इस तरीके से एक्सर्ट करने की कोशिश करते हैं। कहा ना कि ये दोनों बिहेवियर साइड बाय साइड चलते हैं, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हो नहीं, इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस they will cease to remain an international body if it becomes biased. It cannot afford to be biased. हाँ, their members can be biased. Their members, जिस तरह रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में आती है तो 60% जो हैं वो किसी और के साथ खड़े हो जाते हैं, 40% किसी और के साथ खड़े होते हैं, या लेट से 10% जो हैं वो वोट ही नहीं देते। वहाँ पे जहाँ पे अब उनकी ओपिनियन होती है, मैटर करती है, वहाँ पे दे कैन बी बाइस्ड ऑब्वियसली। ठीक है, दे हैव द सॉवरेन स्टेट्स हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, बट दैट इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ कैन नेवर बी बाइस्ड। ठीक है, और एक मैं आपको छोटी सी एक आखिर में बात बता देता हूँ कि ऐसे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो आप देखो कि हेग, जितने भी ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये हेग में हैं, नेदरलैंड्स में। ठीक है, इसी तरीके से वियना में कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे, या कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इसी तरह तीसरा एक कौन सा है, एक हेग है, एक वियना है, और तीसरा भी मुझे भूल रहा है यूरोप में इसी तरह कौन सा है यार, एक जिनीवा यस। इस क्यों ये वो कंट्रीज़ हैं बेसिकली जो थ्रू आउट देयर हिस्ट्री न्यूट्रल स्टेट्स रहे हैं, कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस वजह से इनको चुना गया है वहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स, कि वो हमेशा से न्यूट्रल स्टेट्स रहे हैं, और न्यूट्रल स्टेट्स में वो ऑब्वियसली 22 वाला चक्कर ही नहीं होता। सो ये उसकी सिग्निफिकेंस है। तो जस्ट आपको ज़रा सी इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यूएन का हेडक्वार्टर अलबत्ता न्यूयॉर्क में है, और आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का जो है वो वाशिंगटन में है। उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली वो जो हैं प्रोडक्ट ऑफ जिस दौर में वो बने हैं उस वक़्त अमेरिका जो था वो एक ऐसी वो एक मेजर सुपर पावर के तौर पे, और जो था ना वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो इस वजह से वहाँ पे फिर उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ऑब्वियसली यूरोपियन उस वक्त यूरोप जो था वो इतनी ज़्यादा तबाही उसमें फिर गई थी कि दे डिड नॉट हैव दोज रिसोर्सेज के वो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को कैरी कर सकें। यूनाइटेड नेशंस की जो इकॉनमी थी, जो उसके ऑब्वियसली वो एक जहाँ पे जो सस्टेन किया जा सकता था इस तरह के इदारों को, तो वो वहाँ पे बनाए गए। अदर देन दैट जो बाकी इस तरह के इदारे हैं वो जब आप देखते हो तो जिनीवा, हेग और वियना इधर पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ट्रेडिशनली न्यूट्रल स्टेट्स रहे हैं।
सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस थी उस क्वेश्चन की, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी काफ़ी हद तक। चलो गुड हो गया। क्वेश्चन आपने कहा था यार, क्वेश्चन आप अब अटेम्प्ट करो कि जी डिफाइन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, ठीक है, एंड ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द टू स्कूल्स ऑफ थॉट। बस ये सवाल है, ये प्रैक्टिस कर लो, ये रिवाइज भी हो जाएगा और दोनों जो हैं वो आप ख़ुद जब अपने हाथ से लिखोगे तो पक्का भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो दिस इज़ इट। आई होप कि सबमिशन यार कभी भी करा दो, कोई असाइनमेंट नहीं है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। आप सब चेक करवाना चाहो तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप जब मर्जी है सबमिट करा दो, पेपर से पहले करवा देना, बस इतना ज़हन में रखो। तो दिस इज़ इट, इंशाल्लाह ताला फिर उम्मीद है कि कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।